जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप स्वागत करता हूं आपके अपने बर्बाद टॉप तक में, जहां आपको टॉप तक पढ़ाया जाता है, टॉप तक पहुंचा जाता है। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आपके जो भी बहन भाई तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह की, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, सीएचएसएल का हुआ, एमटीएस का हुआ, उनको इस क्लास को शेयर कर दोगे, क्योंकि ये जो क्लास है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस ये हैं जो मैं इसमें कराने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2021, जो कि इसका एग्जाम हुआ था अप्रैल 2022 में। सारे के सारे सेट के एरर्स, और एरर से आपको क्या पता चलेगा कि भाई एसएससी किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है, ठीक है ना, और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। अगर बताए, मैं आपको बता दूं, मैंने जब सीजीएल मेंस का आपको पेपर डिस्कस किया था तो उसमें से ही प्रीवियस सेम टू सेम क्वेश्चन मिले, डिक्टो। इसीलिए कहते हैं हमेशा प्रीवियस लगाना जरूरी है। अगर आपका 24 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके सीएचएसएल के एग्जाम, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है, क्योंकि हो सकता है आपको एक या दो क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल डिक्टो रखा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इस क्लास को थोड़ा सा टाइम निकाल के तो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तुमने करेगी, क्योंकि बहुत सारी मेहनत मैंने भी की, पूरी रात जाके आपके लिए पूरी फाइल बनाई है। तो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से, मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि अगर आप देखो, जब तक आपको किसी चीज़ को जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक आपको ये ना पता हो कि इसका बेसिक क्या है। अगर आप देखोगे ऐसे इंग्लिश बाय अनूप सर डालोगे यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ पे क्लास मिल जाएंगी। बेसिक क्लास मैंने कराई है 4 से 5, आप उन बेसिक क्लास को पढ़ लोगे ना, तो एक तरीके से आपका जो इंग्लिश का बेसिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, और मेरे को समझाने बहुत आसानी होगी कि वही चीज़ें फॉर्म होती है। जैसे मैं यहाँ भी आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, जैसे कि मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, बहुत प्यारी और बहुत छोटी बात है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रामायण नहीं है कि सर इसके लिए तो हमें पूरा टाइम लगेगा, पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो बेसिकली हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका यूज़ कहाँ पर और कैसे, मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में बता रखा है, विद एग्जाम्पल बता रखा है। अगर आप वो क्लास देख लोगे तो इस वाली पार्ट में आपको बहुत आसानी होने वाली। मैं कहूँ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ नहीं होता। एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब मेनली बात यह, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, सेम वही बात है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, बात खत्म हुई। अगर मैं बात करूंगा, अगर आप बोलोगे सर आर्टिकल का यूज, देखो आर्टिकल का यूज होता है वो किसके लिए होता है? आपका नाउन के लिए, ठीक है। मैं आपको 2-3 स्ट्रक्चर बता देता हूं। नाउन, अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव का, तो इससे पहले आता है। अगर मैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना चाहता हूं तो इसके लिए हम लाते हैं एडवर्ब का, ठीक है। नाउन बता दिया मैंने, प्रोनाउन बता दिया, एडजेक्टिव बता दिया, एडवर्ब बता दिया, तो आर्टिकल है वो अपना स्थान पीछे हटाता रहता है। जैसे मैं बोलूँ अ बॉय, मैंने बोला अ बॉय, तो नाउन है, आर्टिकल आ गया। मैं बोलूँ अ गुड बॉय, ठीक है ना, अ बैड बॉय, तो इसकी जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा? गुड। इसकी जो विशेषता बताएगा वो क्या हो गया? गुड। ये एडजेक्टिव हो गया, तो आर्टिकल पीछे हट जाएगा। अगर मैं बात करूं अ वेरी गुड बॉय, तो वेरी क्या है? वो गुड की विशेषता बता रहा है, यानी को एडवर्ब की तरह काम करेगा और आर्टिकल यहां से पीछे हट जाएगा। ये थोड़े से जनरल रूल्स थे, क्योंकि मैंने देखा है तो इस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन बने हैं, और ये भी कोई पार्ट्स ऑफ पार्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक बात है जो मैंने आपको क्लास में बता रखी है। और आप देखोगे ना क्वेश्चन तो आप हंसोगे कि सर ये तो आपने विद एग्जाम्पल्स डिक्टो करा रखे हैं अपनी क्लास में। तो मेरे भाई देख लेते हैं एक बार, इतनी सी बात याद रखें ना, प्रेपोजिशन कंजंक्शन में आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामेटिकल एरर। छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें पूछे गए, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन आपको पता है छोटा होता है खोटा, इसलिए खतरनाक भी थे। अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैंने देखा वेरी क्यूरियस, तो ये क्या हो गया आपका? जैसे देखो ये क्या आपका चाइल्ड एक नाउन है, ठीक है, चाइल्ड एक नाउन है। इसकी विशेषता बताने के लिए क्यूरियस वर्ड का यूज किया गया, ये क्या आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या आपका? एडजेक्टिव। कैसे पता चला? जिन वर्डों के पीछे OUS आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका ये एक सब्जेक्ट हो गया। मैंने बोला था आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब मैंने आपको क्लासेस कराई है, जब मैंने आपको ग्रामर कराई है, तो मैंने आपको वहां पे बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। पहला क्वेश्चन भी इसी का पार्ट है। इसने बोला वेरी क्यूरियस चाइल्ड। अब वांट, अब एक बात बताओ, ये चाइल्ड कैसा है? सिंगुलर। ये चाइल्ड कैसा है? सिंगुलर। अब इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आनी चाहिए वो वांट नहीं, वांट्स आएगी। क्या आएगी? वांट्स आएगी। तो आपके यहाँ पे एरर होगी। तो इसमें एरर किस वाले पार्ट में रहेगी आपके में? हाँ, कहाँ गया? क्या डी वाले पार्ट में इसकी एरर रहेगी। बहुत सिंपल सिंपल से भी है, कुछ खतरनाक भी है, उनको भी देख लेंगे, इतने ज्यादा बड़े खतरनाक नहीं है, लेकिन कर लेंगे। आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। अगर मैंने देखा जाए तो सबसे पहले आपको टेंस देखना होता है। टेंस देखा जाए तो पास्ट में यहाँ पे लगा हुआ है, और वी एंजॉयड इट यहाँ भी बिल्कुल ठीक है, पहले इसमें को फॉलो करा हुआ है। टेंस पूरा कंप्लीट है, पूरा का पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा एंड एक कंजंक्शन है, ठीक है ना, एंड एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम क्या है?
दो पार्ट्स को जोड़ रहा है, जैसे मैं बात करूंगा क्लॉज को जोड़ रहा है, या आपके फ्रेजेस को जोड़ रहा है, या आपके सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी को जोड़ रहा है, नाउन नाउन, एडजेक्टिव को वर्ब के साथ, इनका काम है जोड़ने का, ठीक है। अगर देखा जाए तो इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, ये एक बहुत ज़्यादा वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म थी, वी एंजॉयड इट, और हमने इसको एंजॉय किया। वो वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। इसमें बात करूंगा तो इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट में दिया जाए तो ऑब्जेक्ट इसका फिल्म है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, इसका फिल्म है, और ऑब्जेक्ट फिल्म क्या आपका नाउन है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, ये क्या होते हैं, तो नाउन होंगे या प्रोनाउन। ये फिल्म क्या आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट बना हुआ यहाँ पे, इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने वहां पे बता रखा, आप समझ जाना इस वाली बात को। तो ये जो आपका नाउन है, देखो इसने आर्टिकल ले रखा है द, इसने आर्टिकल ले रखा है अपना द, और इससे पहले बता रखा है वेरी वेल डायरेक्टेड, एक इसकी विशेषता बताई गई है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और वेरी एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी कि मैंने आर्टिकल को यहाँ पे हटा दिया। अब एक बात आती है ए एन आर्टिकल और द का यूज कहाँ पे किया जाना है। आपको पता है जब कोई चीज स्पेसिफाई हो तो मैं यूज करूंगा द का, अदरवाइज मैं यूज करता हूं ए और एन का। क्या ये फिल्म स्पेसिफाई है, इसमें फिल्म का नाम वगैरह इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं गया, तो फिर मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ आर्टिकल ए का, ठीक है। तो जो मेरी एरर है वो किस वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में। आगे चलेंगे जल्दी जल्दी करते चलेंगे, ज़्यादा बातें नहीं बनाएंगे। और नो वन वर प्रेजेंट, सभी बच्चों को पता होगा नो वन के साथ में एक सिंगुलर है, और इसके साथ जो वर्ब आने वाली है, नो वन क्या एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी आपकी, वाज आएगी, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट में एरर थी, सिंपल सा था। आगे चलेंगे इफ द इकोनॉमी फेस दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। अगर आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको करा रखे हैं, इफ से मुझे पता चल गया ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि इफ से स्टार्ट हो रहा, शर्त लगा दी इसने स्टार्टिंग में, इफ इकोनॉमी फेल्स, अगर इकोनॉमी फेल होती है तो ये सबसे पहला ही है, मैंने आपको बताया था प्रोबेबली, इफ सी कम्स हियर, मैंने आपको ये वाला पार्ट भी करा रखा है, इफ सी कम्स हियर आई विल टीच हर, आई विल टीच हर, अगर वो यहाँ आएगी तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, कंडीशन है ना, सेम वही बात। इफ सी कम्स हियर, ये वाला पार्ट जो होता है आपका, ये वाला पार्ट होता है आपका प्रेजेंट में, जो कंडीशनल क्लॉज होता है ये होता है आपका प्रेजेंट में। जो आपका मेन क्लॉज होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो मेन क्लॉज होता है वो किस में होता है, वो किसके साथ जाता है, विल के साथ, विल, कैन, मे, इस वाले पार्ट में हम यूज करते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम क्या यूज करने वाले हैं, इट विल रिफ्लेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, एक मोडाल की तरह हम यूज करते हैं यहाँ पे विल को, ठीक है ना, एक मोडाल की तरह यूज किया जाता है यहाँ पे, ये क्या आपका विल, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सिंपल सा था, बस आपको ये देखना था, कंडीशनल सेंटेंस है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आपको, कंडीशनल सेंटेंस से आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस वाले पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना। ये वाला क्वेश्चन एक नॉन फाइनाइट का है, ये वाला क्वेश्चन है आपका जो नॉन फाइनाइट का है, आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, 2 सेकंड का पढ़ लो। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है। आप ऐसा मत कर देना लास्ट नाइट लगा के आप देखो कि डेढ़ कर दूं, वो डेढ़ वाला पार्ट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। नॉन फाइनाइट में रिकॉल और रिमेंबर को लेके, रिकॉल और रिमेंबर को लेके मैंने आपको बता रखा है, नॉन फाइनाइट वाले पार्ट में रिमेंबर के साथ बनती है जो अपने बाद में जेरेंट लेते हैं, और इनके साथ यही कंडीशन बनती है सेम। ये क्या लेगा यहाँ पर, टू मीट ना लेके मीटिंग लेगा, टू मीट ना लेके मीटिंग लेगा, ये अपने बाद में जेरेंट फॉर्म लेते हैं। रिकॉल और रिमेंबर अपने बाद में क्या कर, रिकॉल का मतलब वो तो याद करना, रिमेंबर का मतलब भी सेम है, याद करना, तो ये क्या है मीटिंग, ये क्या लेता है अपने बाद में जेरेंट फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा मीटिंग, ठीक है। ओके आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी करने सारे। ओके, वी अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वांट हिम, मैंने आपको बताया, देखो टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की तो अलाउडेड यानी कि पास्ट है यहाँ पे, ही अलाउडेड, उसने अलाउ कर दिया किसको, हिज सन को, टू ड्राइव करने के लिए, बट लेकिन ही वांट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, लेकिन बट ही वार्न हिम ऑफ डेंजर, लेकिन उसने साथ ही साथ किया, उसे डेंजर के लिए वार्न भी कर दिया, लेकिन ही वार्न हिम ऑफ डेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट के बारे में बात करेंगे। तो एरर हमारी किस वाले पार्ट में थी, इस वाले पार्ट में। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम, मैंने आपको बता रखा है डू हो, डज हो, डिड हो,
ये अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी का? बेस फॉर्म का यूज करते हैं। बेसिक फॉर्म यूज की जाती है यहाँ पे, बेस जहाँ से वर्ब बनी है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कुछ भी हो सकता है, बेग्ड यानी V2 या V3 कुछ दे रखा है यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे इस तरीके से हम यूज नहीं करने वाले हैं। हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? बेक का। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हमारी किस वाले पार्ट में रहने वाली है? डिड। डू, डिड और डज। हैज, हैव, हैड अपने बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैज, हैव और हैड अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन डू, डस और डिड अपने बाद में बेस फॉर्म का यूज करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे बेक ना लगा के बेक लगाऊंगा। ठीक है, आगे चलेंगे। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट। हमने क्या किया? हम स्टे किया, पास्ट का टेंस है। वी स्टे, हमने स्टे किया कहाँ पे? इन जिम्स फ्लैट, जिम के फ्लैट में। और ड्यूरिंग, किस चीज के दौरान? ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रेपोजिशन अपने बाद में जो प्रेपोजिशन होती है, अपने बाद में नाउन या प्रोनाउन लेती है। देखो दो बात ध्यान से सुनना, नाउन लेगी या प्रोनाउन लेगी, तो ये तो होगा आपका किस में? ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से में? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं आता। अगर ये अपने बाद में वर्ब ले रही है, तो वर्ब जो होती है वी फोर्थ होती है, यानी कि जेरेंट फॉर्म में। याद रखना, प्रेपोजिशन अपने बाद में इस तरीके से लेती है। अपने बाद में ये पूरा क्लॉज नहीं लेते। क्लॉज का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब ये क्या बन जाता है? क्लॉज बनाता है। ये क्या बनाता है? क्लॉज बनाता है। तो अपने बाद में क्लॉज नहीं लेती है। तो ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पे मेरे को कंजंक्शन की जरूरत है। तो मैं क्या लगाने वाला हूँ? वी स्टे, हम रुके कहाँ पे? इन जिम्स फ्लैट, जिम के फ्लैट में। कब? व्हेन, जब। ये क्या आपका कंजंक्शन की तरह यूज करेगा? व्हेन ही वाज ऑन हॉलीडे, जब वो कहाँ पे था? छुट्टियों पे था। या मैं बोल सकता था यहाँ पर मैं ड्यूरिंग लगाना चाहता हूँ, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। किस चीज़ के दौरान? ड्यूरिंग दिवाली, होली, ड्यूरिंग वार, दौरान इस चीज़ के, मतलब उसकी छुट्टियों के दौरान इस तरीके से बोल देते हैं। लेकिन जब वो छुट्टी पर था तब मैं लगाऊंगा वैन का यूज़ करूंगा, वैन ही वाज ऑन हॉलीडे। तो किस वाले पार्ट में एरर होने वाली है हमारी? इस वाले पार्ट में। तो ड्यूरिंग का मतलब क्या है कि इसके बाद आप कुछ भी नाउन या प्रोनाउन आप डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। और ड्यूरिंग वार कर सकता हूँ मैं, है ना, ड्यूरिंग होली कर सकता हूँ, ड्यूरिंग दिवाली कर सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। लेकिन इस वाले पार्ट में या सब्जेक्ट भी आया और वर्ब भी आई है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊंगा। आगे चलेंगे। और नो सूनर मैंने आपको करना है। नो सूनर हुआ, हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ। इसके साथ आपको दो से तीन चीज़ें याद रखनी है। ओहो, कलर चेंज हो गया। अब हम करेंगे दूसरा कलर चेंज। बैकग्राउंड। इंग्लिश I don't like English. I avoid. But English likes me. I can't avoid. ये भी सही यार। अगर मैं बात करूँगा नो सूनर की, तो नो सूनर की बात कर लेते हैं। नो सूनर ये अपने साथ में लेता है देन। ठीक है ना। मैंने आपको पेपर की, मतलब जब मैंने आपको पहले भी करा रखा है, एक मैराथन कराई, उसमें मैंने आपको करा रखा है। लेकिन एग्जाम में क्या आता है भाई? एग्जाम में आता है THEN वाला। एग्जाम में आता है THEN वाला, लेकिन जो आपका जो कंजंक्शन की तरह इसको मैं यूज़ करता हूँ, तब मैं यूज़ करता हूँ THAN। ठीक है ना। इसके साथ इसके दो भाई और हैं, एक हार्डली है और एक स्कार्सली है। ये अपने साथ में यूज़ करते हैं वैन का। किसका? वैन का। हार्डली और स्कार्सली अपने साथ में यूज़ करते हैं वैन का। ठीक है ना। इस वाले पार्ट में इन्वर्जन बनता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब या मोडाल सब्जेक्ट से पहले। किसे? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या मोडाल को लगाना इन्वर्जन कहलाता है। और सेंटेंस, और इसके एंड में सेंटेंस कैसा ना हो? इंटरोगेटिव ना हो। बस इतनी सी बात याद रखना। फॉर्म होती थी इंटरोगेटिव फॉर्म ही होती है, लेकिन इसमें क्या है आपका साइन नहीं होता, इंटरोगेटिव साइन नहीं होता आपका, क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है ना। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है। नो सूनर के साथ में हम देन का यूज़ करते हैं, वो भी कौन सा होता है? THAN वाला। ठीक है। और हार्डली और स्कार्सली के साथ में यूज़ करता हूँ वैन का। ठीक है ना। कभी कभार समटाइम्स अगर वैन नहीं हो तो हम बिफोर का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन को देख लेंगे। नो सूनर, मैंने देखा नो सूनर जैसे ही डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, बच्चे ने चिल्लाना स्टार्ट किया, देन द मदर, आपको जैसे ही मैंने देन पे लेके गया, तो आपको पता नो सूनर के साथ में मैं देन का यूज़ करता हूँ। और मैंने आपको यही बताया था पहले भी कि पेपर में क्या होता है? THAN लगा के आता है, लेकिन होता क्या है? THAN होता है, लेकिन एग्जाम में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए THEN लगा के देगा।
ठीक है, सेम है, डिक्टो है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे देखो डेड है तो यहाँ पे जो स्टार्ट लगा है ये क्या लगेगा आपका V1 लगेगा। अगर यहाँ पे हेड होता तो यहाँ पे मैं V3 का यूज़ करता। स्टार्ट अपने बाद में जेरेंड फॉर्म लेता है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। स्टार्ट अपने बाद में जेरेंड यानी कि IG फॉर्म लेता है, ठीक है ना। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बता दी, आप कर लेना। आगे वाला क्या है, योर नेम प्रेसिड बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट, मतलब तुम्हारा जो नाम है वो लिस्ट में मेरे से पहले। तो सेम यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका SSC CGL 2020 का जो मेंस हुआ है, जो लास्ट वाला आपका जो मेंस हुआ था, सेम क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में भी करा रखा है। होता क्या है कि प्रेसीड के साथ में हम बिफोर का यूज नहीं करते हैं। सुपरफ्लूअस में मैंने आपको यह क्वेश्चन कराया, प्रेपोजिशन में मैंने आपको यह क्वेश्चन कराया, और एक और तब सक्सीड के साथ में हम आफ्टर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों के सेम मीनिंग होते हैं। प्रेसीड बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, सक्सीड अपकमिंग है, मतलब आने के पुल को कगार पे बैठा हुआ है कि ये कई बार पूछ ले तो इसको तो हटाओ, अब ये वाला तैयार बैठा आपके लिए, सक्सीड आफ्टर, ठीक है ना। दोनों का मतलब उसमें क्या होता है, पहले वाला। बिफोर का मतलब भी पहले होता है और प्रेसीड का मतलब भी क्या होता है, पहले, ठीक है। दोनों के सुपरफ्लूअस कह सकते हैं, सक्सीड का भी सेम मीनिंग देता है। ये क्या है, सुपरफ्लूअस कह सकते हैं, हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे हम डिस्कस के साथ अबाउट यूज नहीं करते, डिस्कस और डेस्क्राइब के साथ हम अबाउट का यूज नहीं करते हैं, उसी तरीके से सेम है। द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट, देखा जाए तो देखो यहाँ पे आपकी फाइनाइट वर्ब आ चुकी है, यहाँ पे आपकी एक फाइनाइट वर्ब आ चुकी है। इससे पहले इसका सब्जेक्ट आया होगा, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो ये एक प्रेपोजिशन है, ये एक प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये भी एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट इनसे पहले है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या आपका, द रिसेंटली हाइक, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में जो भी आता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो प्रेप के बाद में जो भी आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो उससे पहले वाला ही कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा। तो इस वाले पार्ट में सब्जेक्ट क्या है, द रिसेंटली हाइक। मेरे को पता चला यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, तो आर्टिकल किसके लिए है, नाउन के लिए। तो भैया हाइक क्या आपका नाउन है, हाइक का मतलब किसी चीज में से पैसे में हाइक होती है, वृद्धि होती है, वो वाला। अब तो मैं पता है कि नाउन और आर्टिकल के बीच में क्या क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, और उसकी विशेषता बताने के लिए आ रहा तो आपको एडवर्ब आ सकता है। अब यहाँ नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया तो जिन वर्डों के पीछे ANT लगा रहता है वो एडजेक्टिव होते हैं। जिन वर्डों के पीछे ANCE और ENCE लगा रहता है वे नाउन होते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लास में कराया है। ये क्या आपके एडजेक्टिव, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ENT लगा हुआ है, यानी कि ये वर्ड क्या आपका एडजेक्टिव है ना, सॉरी ENT है। और एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव में हम LY लगा के उसको हम क्या बना देते हैं, एडवर्ब बना देते हैं। एडजेक्टिव में हम LY लगा के एडवर्ब बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बना पाएंगे, एक्सेप्शन भी है इसके, हमेशा मत बना देना। तो इसने क्या किया है, ENT लगा हुआ है रिसेंट, और इसमें LY लगा रखा है, यानी कि जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रखा है वो एडवर्ब है। आपको पता है नाउन की विशेषता बताने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का यूज कर सकता हूँ, एडवर्ब का नहीं कर सकता। कोई कंडीशन नहीं है कि मैं वहाँ पे एडजेक्टिव का यूज कर, एडवर्ब का यूज कर पाऊँ। तो आपको पता है यहाँ पे LY गलत लगा हुआ है। जो एरर आपकी फर्स्ट पार्ट में, जो आपकी एरर है वो फर्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ इस वाली बात को समझ गए होंगे, आगे चलेंगे। इट इज नॉट वर्थ, जैसे आपको वर्थ दिख जाए तो एक बात याद रखना, जेरेंड वाली क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि वर्थ अपने बाद में ING फॉर्म लेता है, यानी कि जेरेंड लेता है, ठीक है ना। क्या लेता है, V4 का मतलब होता है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे इस क्लास को तो समझ लो, V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, ठीक है। V1 मतलब आपकी जैसे कि गो है, तो गो में मैं ING लगा दूंगा तो इसकी V4 तो बनती है गोइंग, ठीक है ना। गो वेंट गॉन, उसके बाद में जो फोर्थ फॉर्म बनती है जिसको हम कहते हैं गोइंग। जैसे आप कंटिन्यूस फॉर्म बोल सकते हैं, इसी को हम जेरेंड बोल देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ये होता है, वो तो डिपेंड करता है कहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हैविंग की, तो भाई इसने देखो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने तो बिल्कुल ING फॉर्म दे रखी है कि मैंने तो भैया कॉन्टिन्यूस बना रखा है, बिल्कुल। लेकिन आपने क्या किया है, गलत बना दिया है। आपने जो वर्ड यूज कर रखा है ना, ये इस चीज का विरोध करता है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट रहता है कि मैं ING फॉर्म नहीं लूंगा, मैं ING फॉर्म नहीं लूंगा। हाँ ले सकता हूं जब मुझे आप पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, ठीक, खाने पीने के लिए यूज कर रहे हो तो मैं ले सकता हूं। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट हिम एज ही नेवर रिप्लाइज, भाई वो तुम्हारा कभी जवाब तो देता नहीं है, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्यों दर्द ले रहे हो। तो यहाँ पे जो हैविंग लगा हुआ है, जैसे मैं बात करूं आई हैव अ ब्रदर, तो मैं जैसे बात करूं कि आई हैव अ ब्रदर, जैसे कभी आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है
ठीक है। तो इस वाले पार्ट में मैं इसको हैविंग नहीं लिख सकता हूँ, आई एम, जैसे कि आई हैव ए ब्रदर, तो आई एम हैविंग ए ब्रदर मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ। सेम वही वाला पार्ट है, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल, लेने के बारे में बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हैविंग तो नहीं आएगा। एरर तो मेरे इस वाले पार्ट में होगी कि एरर मेरे बी वाले पार्ट में है, जो एरर है वो आपके बी पार्ट में है। और आप बोलोगे सर सही कैसे करना है, तो देखो इंप्रूवमेंट क्यों दिए जाते हैं, अगर इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप राइट चॉइस करें, ठीक है ना, मतलब आपको क्या वहाँ पे टिक करना है, वो इंप्रूवमेंट होता है कि 4 ऑप्शन देखते हैं, इनमें से कौन सा, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट, तो हमें बेस्ट का यूज़ करना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा सुइटेबल है। तो यहाँ पर अगर मेरे हिसाब से लगाया जाए तो हम यहाँ पे टेकिंग लगा सकते हैं, टेकिंग द ट्रबल या गेटिंग द ट्रबल टू राइट ऑफ हिम और राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लेस, ठीक है। इस पर इतना डिस्कशन काफ़ी है, आगे चलेंगे। ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड, वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पास्ट है, ही वॉज लेट, वह लेट था स्कूल के लिए, एंड पनिश्ड, और क्या हुआ, उसने सजा दी या उसे सजा दी गई, उसे सजा दी गई। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव पैसिव, आपको पता ही होगा, जैसे मैं बात लिखूँ मैं कि ही पनिश्ड, ही पनिश्ड, तो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट ने इसको काम किया, ये हो गया एक्टिव, इसे बोलते हैं हम एक्टिव, सब्जेक्ट ने ये काम किया यानी कि सब्जेक्ट ने सजा दी है, ठीक है ना, ये हो गया आपका एक्टिव। अगर मैं पैसिव की बात करूंगा तो ही इज पनिश्ड, उसको सजा दी गई, यानी कि ये हो गया पैसिव। अब वर्ब सब्जेक्ट को करती है, यानी कि सजा वाला काम इसके ऊपर किया गया और यहाँ पे इसने इस काम को किया था। अब ही ने सजा दी थी, अब यहाँ पे ही को सजा दी गई है, तो आपको पता ही होगा ही वाज लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लेट था, एंड वाज पनिश्ड, या तो आप लगाओ वाज पनिश्ड और उसको क्या किया गया, सजा दी गई, या आप लगा सकते हो गॉट पनिश्ड, या उसको सजा मिली। अब ये वाली बात डिपेंड करेगी कि इंप्रूवमेंट में, कि इंप्रूवमेंट में क्या लगाना है। तो यहाँ पे एरर जो मिल गई आपको इस वाले पार्ट में मिल गई है, वाज भी हो सकता है, गॉट भी हो सकता है, एंड उसको सजा मिली, एंड ही गॉट पनिश्ड या ही वाज पनिश्ड, उसको सजा दी गई। आगे चलेंगे, इट वाज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव, जैसे आपको देखा यहाँ पर टू इन्फिनेटिव आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव, और ये होता है नॉन फाइनाइट, ये होता है आपका नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट में आपके कौन कौन से आते हैं, नॉन फाइनाइट में आते हैं आपके पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंड, ठीक है। तो ये क्या आपके इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा तो मीनिंग इसका क्या है, इट इज सरप्राइजिंग, ये बहुत कैसा था, आश्चर्यजनक था, टू रिसीव करना द गिफ्ट को फ्रॉम माई फ्रेंड, फ्रॉम माई ब्रदर। तो यहाँ से देखा जाए तो फ्रॉम माई ब्रदर तो ठीक है, और टू रिसीव करना द गिफ्ट को यहाँ भी ठीक है। एरर आपके फर्स्ट पार्ट में क्या एरर आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं इट वाज, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो आर्टिकल लगा रखा है, या ये आर्टिकल जो लगाया जाता है, मैंने आपको बताया आर्टिकल लगाया जाता है नाउन के लिए। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नाउन तो आया नहीं है, यहाँ पे कोई भी तो नाउन है नहीं, यहाँ पे कोई नाउन है नहीं, तो हम यहाँ से आर्टिकल इसको हटाएंगे। इट वाज सरप्राइजिंग, ये कैसा था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला था, टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। उम्मीद करता हूँ आप इस वाले पार्ट को समझ गए होंगे और आगे चलेंगे। क्लास तो लंबी रहेगी क्योंकि भाई आपको सारी चीज़ें सिखानी है, पेपर में पक्का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो बिल्कुल इसको शुरू से लेकर एंड तक देखना, बेस तक 2 की स्पीड पर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन सारे करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का बनने वाले हैं, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप रियली में अगर मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप जैसे टाइम पास करने के लिए आप पेपर देने जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिया जाए आपके एग्जाम में। द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन, अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, तो देखो यहाँ पे क्या है, हैव ग्रोन, तो वर्ब हैव दे रखा है, हैज हुआ, हैव हुआ, हैड हुआ, अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली, ठीक है, इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है, महत्वपूर्ण तरीके से। देखो जिन वर्डों के पीछे ENT आता है, ये वर्ड क्या आपका एडवर्ब है, ये क्या एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ENT लगा हुआ और एडजेक्टिव में LY लगा रखा है, एडवर्ब है। तो किस तरीके से बढ़ा है वो, सिग्निफिकेंटली, मुख्य रूप से, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ग्रोन की तो इसने विशेषता बता दी वर्ब की, लेकिन वर्ब भी अपनी जगह पे ठीक है, हैव अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूंगा सब्जेक्ट आपका ये रहा, और सब्जेक्ट में देखो स्टार्टिंग में आर्टिकल दे रखा है, और आर्टिकल ने क्या दे रखा है, आपका सब्जेक्ट ले रखा है, और जो नाउन दे रखा है आपका सेक्टर, और आपको पता है ये कैसा है, सिंगुलर है, और ये कैसा आपका सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव ना के हैज आना चाहिए। तो एरर किस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में, कोई बहुत बड़ा केस नहीं था, सिंपल सा था। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। मैंने आपको नाउन प्रोनाउन वाली क्लास में पॉजेसिव प्रोनाउन वाला मैंने आपको कराया था कंपैरिजन वाला, कि ये क्या कंपैरिजन है, किसका किससे कंपैरिजन होना है। यहाँ पे मेरे घर का कंपैरिजन
किससे हो रहा है, मेरी सिस्टर से हो रहा है। कैसे हो जाएगा भाई, कंपैरिजन जो होता है समान चीजों में होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे मेरी सिस्टर है, यहाँ पे मेरा हाउस है, नॉन लिविंग, लिविंग का लिविंग के साथ, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग के साथ। ये कैसा है, माई हाउस नॉन लिविंग है, ये कैसा है, नॉन लिविंग है, और मैं किसके साथ इसका कंपेरिजन कर रहा हूँ, लिविंग के साथ। गलत हो गया, नहीं हो गया। यहाँ पे क्या है, कंपेरिजन आ गया। मोर देन, देखो आपको दिख रहा है ये देन, देन किसके लिए यूज होता है, कंपेरिजन के लिए। किसके लिए, कंपेरिजन के लिए। इसीलिए तो हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, इसीलिए हम देन कहाँ पे यूज करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में, ठीक है ना। तो यहाँ पे माई सिस्टर नहीं होगा, माई सिस्टर्स हाउस होगा, माई सिस्टर्स हाउस। तो एरर किस वाले पार्ट में थी, हाँ माई सिस्टर इस वाले पार्ट में, मतलब मेरे घर का जो कंपैरिजन है वो मेरी सिस्टर के घर से हो रहा है, ठीक है ना। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, इस वाले पार्ट को ही मैंने आपको बता रखा है, देख लेंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट आप सीख लो, जैसे कि मैंने लिख दिया आई एम, ठीक है, मोर स्मार्ट कर लेते हैं, मोर स्मार्ट देन, हर लगाऊं या सी लगाऊं, बात यहाँ भी फंस जाती है। तो मैंने इस वाले पार्ट में आपको बता रखा है पहले कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो सब्जेक्ट का हो रहा है, तो सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन है वो सब्जेक्ट के साथ होगा, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। ये गलत है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपका, ये सब्जेक्ट है। तो कंपैरिजन जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन दे रखा है यू, लेकिन आपको यहाँ पे यू दे रखा है, तो आपको पता है ये वाले पार्ट, ये यू होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम होता है। ये यू होता है आपका, वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों में सेम होता है। तो हमें पता नहीं चल पाता है कि यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है आई एम मोर स्मार्ट देन यू आर। इसके साथ में मेरे को यू आर लगाना पड़ता है। समझ में आ गया, ये मैंने करा भी रखा है और ये मस्ट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ और लगा रहा हूँ यू को छोड़ के, तो मैं सिंपल लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यू के केस में मेरे को इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, इसके साथ में मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, मस्ट है, कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगे चलेंगे, ये वाला पार्ट करा दिया। स्पेसियस क्या आपका एक एडजेक्टिव, स्पेसियस हो गया, कैपेसियस हो गया, रूमी हो गया, इसका मतलब होता है काफ़ी जगह है जहाँ पे हो। आगे चलेंगे, माई एल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, ठीक है। आपको पता है माई ओल्डर ब्रदर आ गया, ठीक है, ये तो सिंपल है। इसके बाद में कॉमा लगा दिया, मतलब इसके बारे में कुछ बताना चाहता है, क्योंकि ये सेंटेंस जो स्टार्ट होगा अगले कॉमा के बाद में स्टार्ट होगा। ये कॉमा यहाँ पे और ये कॉमा यहाँ पे, ये बिल्कुल बीच वाला पार्ट इसको ऐसे कर लो बंद। आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस डायरेक्टली है माई ब्रदर इज अ डेंटिस्ट, मेरा जो भाई है वो क्या है, डेंटिस्ट। लेकिन उसके साथ में उसने एक रिलेटिव क्लॉज जोड़ दिया। उसने क्या कर दिया, एक रिलेटिव क्लॉज जोड़ दिया, कहते हुए कि विच यू विल मीट लेटर, या ये कह सकता है यू विल मीट हिम, तुम उससे लेटर, तुम उससे बाद में मिलोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन जैसे आप देखा यहाँ पे विच, पहली बात तो ये कि जो विच का यूज़ होता है, जो विच का यूज़ होता है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है। किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। तो आपको पता है एरर तो मेरे इसी वाले पार्ट में थी, ये वाले पार्ट में एरर जो है मेरे फर्स्ट वाले पार्ट में। अब यहाँ पे सही कैसे करना है, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा लिविंग वाले पार्ट में तो हम यूज़ करते हैं हु, whom और whose। हम किसका यूज करते हैं, whose का। ये कौन सा आपका, ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये कौन सा आपका पजेसिव केस है, ठीक है, माई वाला केस। जैसे मैं बात करूं तो आई है ना, मी और माई वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या यूज़ करना है, आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ इसको पता करने का, कि मैं यहाँ पे हु आएगा, हुम आएगा या हु जाएगा। यहाँ पे ये तो पता है, मैं विच नहीं आना क्या आना है यहाँ पे, इस वाली बात पे बात करेंगे। तो हु आना है, हुम आना है, हुज आना है, क्या आना है, इसके कैसे पता चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो सेंटेंस जो बनता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। आप बस इसमें ये देख लो आपको क्या नहीं दिया गया है। आपको पता है यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब दे रखी है, मीट दे रखा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी, है ना, और ये आपकी मेन वर्ब होगी। अब यहाँ पे क्या लेटर दे रखा है मतलब मीट का ऑब्जेक्ट गायब कर रखा है, मीट का ऑब्जेक्ट गायब कर रखा है। अब गायब कर रखा है तो हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। तो भाई सब्जेक्ट में तो होता है हु, ऑब्जेक्ट में आता है हुम, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, हुम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो हुम आएगा, कि हुम यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, जिससे, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान है।
एंटी डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। अगर मैं बात करूंगा तो वाज स्टोलन लगा रखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, पैसे बना रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे बी फॉर्म आ गई और बी फॉर्म अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रखी है। बी फॉर्म अपने बाद में इज आर एम बाज वर्ब के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बी फॉर्म बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इज आर एम बाज वर्ब, ठीक है। बी फॉर्म अगर मैं बोल रहा हूँ, ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बी फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ इज, आर, एम, वाज और वर, ठीक है ना। इन 5 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जब कभी बी फॉर्म बोलूंगा तो सिर्फ 5 आएंगे। बी फॉर्म अपने बाद में अगर वर्ब लेते तो 2 तरीके से, या तो लेगी आपकी V3, तो इसका मतलब हो जाएगा पैसिव वॉइस, तो इसका मतलब हो जाएगा पैसिव वॉइस। अगर बी फॉर्म अपने बाद में ले रही है B4, तो इसका मतलब हो जाएगा ING फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, जो आप कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बनाते हो ना, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ये अपने बाद में 2 चीज़ और ले सकती है, या तो आपके अपने बाद में एडजेक्टिव ले सकती है या अपने बाद में नाउन ले सकती है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज होते हैं। क्लियर। बी फॉर्म आपके दिमाग में चलेगी। बी फॉर्म के बाद में क्या यूज कर सकते हैं, सिर्फ 4 चीजें। अगर वर्ब यूज कर रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस होगा। अगर बी फोर्थ यूज किया है तो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, कोई भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज किया, या आप नाउन यूज कर सकते हो या एडजेक्टिव, बस 4 यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, तो मैंने ये बोला कि एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन, ये पैसे बना रखा है, वाज स्टोलन चुराया गया, कहाँ से, फ्रॉम द म्यूजियम, म्यूजियम से चुराया गया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे कि सर चलो कुछ मत बोलो, तुम बताने को तो बहुत सारी चीज़ें, क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता है, देखो यहाँ पे वर्ब आ गई और मैंने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं। मैंने आप सिर्फ इतना बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई टॉपिक होता है जिसे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। जैसे कि अगर आप इस वाले पार्ट को देखो तो जो डायमंड हुआ, गोल्ड हुआ, ये क्या आपके एट्रीब्यूट प्रोनाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इनके साथ में एक नाउन और लगाया जाता है। तो ये नेकलेस हो गया आपका नाउन, तो ये पूरा डायमंड नेकलेस है, ठीक है, पूरा नाउन की तरह काम कर रहा है। इसकी विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, ये मेरे स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने आपको अभी बताया था अगर आर्टिकल आएगा यहाँ पे, क्या है, ये नाउन हो गया। मैंने अभी आपको बताया था नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन आर्टिकल हमने खत्म कर रखा है, तो हमें एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। एन एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, ठीक है, सिंपल सी बात, इसमें कुछ खास ना था। लेकिन आपसे मुझे पता है, जब फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे, देखो मैं स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि बात करने के टाइम हो सकता है 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की बन सकती है, बट मैं स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ कि आपको कंटेंट मिले ज़्यादा, ठीक है ना। आप जिसके लिए भरोसे बैठे हो ना कि आपको देखना पड़ेगा, पहले 21 सेट देखने पड़ेंगे, आप 21 सेट लगा नहीं पाओगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है। लेकिन 1 घंटा निकाल के ना, आप 1 घंटे का टाइम निकाल के ये सारी की सारी एरर आप पक्का देख सकते हो। 2 की स्पीड पे देख लेना, चीज़ों को समझ लेना, जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। आगे चलेंगे। दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन, आपको पता है होगा, आपने ये वाला पार्ट तो पढ़ा होगा, ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। तो इसका मतलब है नेगेटिव देता है, ये टू और टू एक कंजंक्शन की तरह यूज किए जाते हैं। इनके बीच में, इनके जो ये वाला जो पार्ट होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे या तो हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं या एडवर्ब, ठीक है। तो मोस्टली आपको एडजेक्टिव यूज किया जाता है। इस वाले पार्ट में V1 आता है, यहाँ पे क्या आता है, V1 लगाते हैं, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, V1। तो ये तो बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है। अब काम की बात करते हैं, इसमें क्या है, ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना ज़्यादा वीक है कि वो चल नहीं सकता। ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकते। सेम कहानी ये कह रहा है, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट में यहाँ आ जाते हैं, टू और टू वाले पार्ट में अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो V1 आती है, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एडजेक्टिव का। अगर मैं इसी वाले पार्ट में एक नाउन भी देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसको लगाना चाहता हूँ अ नाइस बॉय, इस वाले पार्ट को मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि ये चलो एडजेक्टिव तो आ गया, ग्रेव का मतलब क्या होता है, गंभीर, ये सिन आ गया पाप, और ये क्या है, नाउन। फिर मैंने आपको वही स्ट्रक्चर बता रखा है, स्ट्रक्चर क्या आपका, मैंने आपको ये बता रखा है कि आर्टिकल है ना, प्लस जैसे यहाँ पे जो नाउन दे रखा है ये हो गया आपका नाउन। इसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव यहाँ पे हम लगाएंगे। अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का यूज़ किया जा रहा है तो एडवर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे। अदरवाइज नहीं है तो आप सीधा स्ट्रक्चर रखोगे, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। दूसरा हम क्या बनाएंगे, आर्टिकल प्लस एडवर्ब, अगर एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आया है, एडजेक्टिव प्लस नाउन।
ये दो स्ट्रक्चर बनाते हैं इस वाले केस में, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारा, लेकिन मैं आपको बता दूं सो दैट, एज, टू एज, सो एज, ठीक है ना, इनफ, इनके साथ में थोड़ा सा नाउन को लेकर और एडजेक्टिव को लेकर थोड़ा सा इश्यू रहते हैं। अगर मैं इस वाले पार्ट में अ नाइस बॉय को यूज़ करना चाहूँगा तो मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं इस वाली फॉर्म को बिल्कुल गलत करता है। ये किस तरीके से यूज होगा, टू नाइस अ बॉय, टू, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे ये अपने जस्ट बाद एडजेक्टिव लेगा, ये अपने जस्ट बाद एडजेक्टिव लेगा, इसलिए ये आर्टिकल इसके साथ चला जाएगा। काम की बात थी, इस वाली बात को नोट कर लेना, ठीक है ना। किस किस के साथ होता है ये, सो दैट के साथ होता है ना, सो एज के साथ होता है, एज के साथ होता है, और टू के साथ होता है, ठीक है। इनफ के साथ भी, इनफ के साथ इसका अलग केस होता है। फिलहाल इन चारों के साथ ये सेम केस होता है। किस तरीके से यूज करना है, सो नाइस अ बॉय, सो नाइस अ बॉय, एज नाइस अ बॉय, टू नाइस अ बॉय। उम्मीद करता हूं इस वाली बात को समझ गए होंगे। हाँ, आपने एरर इस वाले में फाइंड कर सकते हो, लेकिन इंप्रूवमेंट वाला केस आ गया तो आप यहाँ पे पक्का गलत कर जाओगे। कुछ बच्चे लगाएंगे अ ग्रेव सिन, और कुछ लगाएंगे ग्रेव अ सिन। तो इस वाले पार्ट में हमारा एरर बी वाले पार्ट में रहेगा, टू ग्रेव अ सिन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस वाली बात को समझ गए होंगे, तो आगे चलने का कष्ट करेंगे, आगे चलेंगे। ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर होगा। इस वाले पार्ट में आपको बता देता हूँ दो चीज़ें और, बस यहीं खत्म हो जाता है ये वाला पार्ट भी आपको। इस वाले पार्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, इस वाले पार्ट में, वो भी पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। यही इसके रूल हैं, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री होती है, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। सो गुड हो जाएगा यहाँ पे, बेटर नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चल लेंगे। सी परसिस्ट इन डूइंग व्हाट सी वांटेड डेस्पाइट अपोजिशन, ठीक है। डेस्पाइट आपको पता है प्रेपोजिशन, या तो डेस्पाइट का यूज़ करते हैं या इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं, या इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं। इसमें से एरर बनती है, डेस्पाइट के साथ में ऑफ लगा के देता है, लेकिन यहाँ पे ऑफ लगा के नहीं दिया, इसका मतलब ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। एरर कुछ और है, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ठीक है। सी वांटेड पास्ट में दे रखा है, यहाँ भी आपका पास्ट है और यहाँ भी आपका पास्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें जो एरर है वो प्रेपोजिशन की है। इस वाले पार्ट में जो एरर है वो प्रेपोजिशन की है, और ये वो प्रेपोजिशन है जो अभी अभी पिछले एग्जाम में पूछी गई है, जो अभी अभी मेंस में पूछी गई थी। आप वो मेंस वाले 20 क्वेश्चन लगा लोगे ना, 20 और 20 40, तो आपको बहुत हद तक जानकारी मिल जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। परसिस्ट के बाद में, अच्छा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, वन वर्ड में पूछा जाता परसिस्टेंस, मतलब निरंतर किसी काम को करते रहना। आपने एक बार एग्जाम दिया और एक बार आप फेल हो गए, तो आप क्या करें, दोबारा आपने फिर दोबारा से फॉर्म भरते हैं, फिर पढ़ दे, 2 3 4 साल से आप लग रहे हो, इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस, मतलब लगातार किसी काम को करते रहना, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना। तो बस वही है परसिस्ट, लेकिन इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज होते हैं वो होते हैं परसिस्ट इन डूइंग समथिंग, किसी काम में लगे रहना, परसिस्ट इन डूइंग समथिंग। तो प्रेपोजिशन वाली एरर थी, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, इन आएगा। परसिस्ट इन डूइंग समथिंग, किसी काम में लगे रहना। एक आता आपका इंसिस्ट, एक आता आपका इंसिस्ट, इंसिस्ट ऑन या अपॉन का यूज हो जाता है, ठीक है। वैसे आपका ऑन का यूज होना है, अपॉन भी मिल जाता है। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है आग्रह करना, किसी पर जोर देना। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है आग्रह करना या जोर देना। ये मैंने इसीलिए बताया कि वो सिस्ट करके ना दोनों सेम हो जाते हैं, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि परसिस्ट कहीं सारा ऐसा तो नहीं परसिस्ट ऑन होता नहीं। इंसिस्ट ऑन होता है जोर देना किसी वाली बात पे, एम्फेसाइज करना, लेकिन परसिस्ट इन होता है जो परसिस्टेंस में से बना हुआ है, ठीक है ना। परसिस्टेंस का मतलब क्या है, किसी काम को लगातार करते रहना, तो परसिस्ट इन डूइंग समथिंग, ठीक है। आगे चलेंगे। द अनरीजनल रेन कॉज्ड, यहाँ पे एक वर्ब आ चुकी है, ये V2 दे रखा है, यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ये पूरा एक सेंटेंस आ गया, आर्टिकल भी ठीक है, रेन के लिए आया है, क्योंकि ये कैसी रेन के बारे में बताया गया, ये कैसी रेन, अनरीजनल, ठीक है, अनसीजनल, बिना सीजन के आई हुई, ठीक है। एडजेक्टिव इसकी काउज, इसने क्या किया, काउज यानी कारण बनिया, क्या किया है, काउज अ लॉट ऑफ डैमेज, एक बहुत सारे डैमेज का, टू किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, ठीक है। आप बोलोगे काउज के बाद में ऑफ का यूज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन टू का यूज भी होता है, याद रखना। काउज के बाद में टू का यूज भी होता है, काउज के बाद में ऑफ का यूज भी होता है, ठीक है। तो काउज टू क्रॉप्स, ठीक है। काउज ऑफ डैमेज होता है, अगर आप डैमेज वगैरह नॉन लिविंग के लगा रहे हो तो आप काउज ऑफ डैमेज लगा सकते हैं। और काउज टू क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए क्या है, हानिकारक हुआ है, ठीक है। अ लॉट ऑफ डैमेज दे रखा है, इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, नो एरर है। आगे चलेंगे। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months, ओके। अगर मैं बात करूंगा इस वाले पार्ट की, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगा रखा है।
मैट भी सही है, यहाँ पे V3 लगा रखी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ आवर हो, वन ऑफ हो, देखो मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द फ्रेंड, मैंने आपको बताया था, जैसे देखो 3 आउट, जैसे समझना ध्यान से, 3 आउट ऑफ, मैं बोलूँगा 2, क्या बोल सकता हूँ कि 2 में से 3 नंबर मिले हैं, गलत है, तो मैं क्या बोलूँगा 3 आउट ऑफ 5, यानी कि ये जो होता है वो मोर देन 1 होता है, यानी कि ये वाला जो नाउन होता है, ये वाला जो नाउन होता है, ये वाला, ये प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है। जैसे कि आपके साथ सबसे ज़्यादा एरर पूछी जाती है, वन ऑफ द फ्रेंड या वन ऑफ द बुक लगा लो, वन ऑफ द बुक लगाऊं या बुक्स लगाऊं, इस वाले पार्ट को मैं देखूंगा तो इस वाले पार्ट में आपको पता है वन ऑफ द के साथ में जो इस वाले पार्ट में जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। कैसा होता है मेरे भाई? वो प्लूरल होता है, बुक्स आता है ना कि बुक। इस वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा एरर बनती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर इस वाले पार्ट से कभी ओनली आ जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, चाहे कुछ भी हो इसमें। तो सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो ये भी ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स लगा हुआ है, इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। सिंस 6 मंथ, सिंस और फॉर के लिए आपको एरर बनती है, सिंस हुआ चाहे फॉर हुआ। फॉर होता है आपका पीरियड के लिए, ठीक है ना, फॉर होता है पीरियड के लिए, और ये होता है आपका सिंस होता है पॉइंट के लिए, यानी कोई पॉइंट हो, दोनों का यूज किया जाता है टाइम के लिए। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, और वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 6 महीने, 6 महीने क्या हो गया? अवधि हो गई, दौरान, ठीक है, 6 महीने के दौरान, कोई पॉइंट नहीं है। अगर उस 6 महीने में अगर आपको पॉइंट दे दिया जाता कि उस तारीख से, उस दिन से, या जब तुम पैदा हुए थे, या जब मैं पैदा हुआ था, जब, या हमने जो चीज़ उस दिन से स्टार्ट की थी, अगर आप उस वाले पार्ट को स्पेसिफाई कर दो तो मैं यहाँ पे सिंस लगा दूंगा, अदरवाइज मैं फॉर लगा रहा हूँ, अदरवाइज मैं फॉर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंस ना आके फॉर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? फॉर। फॉर मतलब कितने दिन से? 4 दिन से, 5 दिन से, 10 महीने से, 6 साल से। ये क्या है? ये आपके एक पीरियड बताते हैं, इतना समय। आगे चलेंगे। हाउ मैनी एग्स पर पुट इनटू द बास्केट, अगर मैं बात करूंगा हाउ मैनी की, तो एग्स आपका कैसा है? एग आपका एग काउंटेबल है, तो आपका मैनी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और ये कैसा आपका? ये प्लूरल है, ये आपका प्लूरल है, तो इसके लिए आपको जो वर्ब वहाँ पे वाज ना आके वरी आनी चाहिए, तो ये भी आपका ठीक है। पुट अगर बात की जाए तो इसके देखो, वर्ब पुट, आपको पता है वर्ब के बाद में अगर मेन वर्ब आएगी तो आपको पता है या तो V3 आएगी या V4 आएगी। पैसे बॉयस बना रखा है तो यहाँ पे V3 आएगी, तो पुट की सारी फॉर्म सेम होती है, पुट, पुट और पुट, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। तो पुट इनटू द बास्केट, अब आपको पता, आप बोलोगे सर इनटू आ रखा है, भैया मोशन में आप उसको रख रहे हो, रखे जा रहे हैं, तो मोशन में थे, तो बास्केट। इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, नो एरर वाला पार्ट है। एज, क्योंकि, आप बोलोगे सर एज का मतलब क्यों? एज का मतलब तो जैसे है, नहीं। एज यहाँ पे कंजंक्शन की तरह, कैसे पता चलेगा कि इसके बाद में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो ये कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर मैं एज लगा दूँ या सिंस लगा दूँ, ठीक है ना, एज, सिंस, बिकॉज, मैं यहाँ पे बिकॉज वैसे यूज नहीं होगा, बिकॉज बीच में आता है, एज लगा सकते हो, सिंस लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन तीनों के मीनिंग सेम आते हैं, चारों के। फॉर भी आता है। बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग हैवीली, क्योंकि भाई कैसी बारिश हो रही है? हैवीली, जोरदार तरीके से। सिंस 2 आवर्स, फिर वही वाली बात आ गई 2 घंटे से। अब 2 घंटे मेरे को फिक्स नहीं पता, तो मैं सिंस नहीं लगा पाऊंगा, फॉर लगाऊंगा। फॉर 2 आवर्स द चिल्ड्रन आर एट होम, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो सिंस हुआ और फॉर हुआ, इसका जो यूज किया जाता है वो आपका यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए बनाते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले, ये वाला जो आपका पार्ट था ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। आगे चलेंगे। द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल, पुलिसमैन ने मैनी लोगों से पूछा, बट, लेकिन, बट क्या आपका एक कंजंक्शन है, बट क्या आपका एक कंजंक्शन है, ठीक है ना। और बट कैसा? नेगेटिव, यानी कि कॉन्ट्रेरी है, यानी कि अगर इस वाले पार्ट में मैंने पॉजिटिव बोला तो उस वाले पार्ट में मैंने नेगेटिव बोला हुआ। तो इस वाले पार्ट में देखा, पुलिस आप बहुत सारे लोगों से बोला, लेकिन कोई भी, देखो यहाँ पे नेगेटिव स्टार्ट हो गया, लेकिन नो वन, नो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाज बिल्कुल ठीक है, नो वन वाज नोइंग। अगर बी फॉर्म आ रही है तो आप बोलोगे सर आपने बोला था या तो थर्ड फॉर्म आ सकती है या फोर्थ फॉर्म आ सकती है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी फोर्थ लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाउ द एक्सीडेंट हैपन, कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो पुलिसमैन ने क्या किया, कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने, नो वन वाज नोइंग, लेकिन कोई नहीं जान रहा था। हाउ द एक्सीडेंट हैपन, कि एक्सीडेंट कैसे हुआ?
वैसे आपको अगर हिंदी बताऊं तो आपको पता है किसी को नहीं पता था, है ना, इसका मतलब ये है कि किसी को नहीं पता था, तो मैं यहाँ पे लगाऊं तो आपको पता है किसी को नहीं पता था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। ये आपका जो वर्ब है यहाँ पे नोइंग, ये आपकी कैसी है, इनवॉलेंट्री वर्ब है। दो वर्ब होती हैं आपकी, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसको तुम अपनी मर्जी से कर सको, जैसे कि खाना है, पीना है, रहना है, सोना है, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कभी भी इनको जारी कर सकते हो, रोक सकते हो। आप रनिंग कर सकते हो, ठीक है ना, ईटिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप क्या है कर सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो, जब मर्जी रोक सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इनवॉलेंट्री वर्ब की, तो एक ऐसी वर्ब होती है जो आपके सडनली अंदर से आती है, जिसको आप कोई मतलब कुछ नहीं कर सकते। जैसे लव हुआ, लव आपको फीलिंग है, सडनली आएगी, जैसे आपको किसी के साथ लव हो गया तो आप भाई जुड़े रहोगे उसके साथ, है ना, कि आई लव यू, ठीक है, आपको उसके साथ प्यार है, फीलिंग है। वो कैसे आई है, आपके अंदर से आई है। ऐसा नहीं कि आपने कोई बटन दबा दिया और प्यार स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने हेट हुआ, आप बोलो कि मैं तुमसे हेट करता हूं, पता चला आप उससे और ज्यादा प्यार करे जा रहे हो, हेट तो हो ही नहीं रहा, और बोले लेकिन आई एम हेटिंग यू, तो ऐसा नहीं बोल पाओगे ना, आई हेट यू, हमेशा बोलते हैं आई लव यू या आई हेट यू। तो नो जो वर्ड हुआ, रिमेंबर हुआ, बिलीव हुआ, ये सारे वर्ड क्या है आपके इनवॉलेंट्री है, यानी कि इनको आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते हो। इनवॉलेंट्री वर्ब के आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते हो। पहले तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते हैं, तो ये गलत हो गया। अब बात करूंगा इसके हम नो लगाना है, तो देखो यहाँ पे क्या सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, आप नो तो नहीं लगा सकते, या तो नोज लगाओगे या न्यू लगाओगे। तो आपको पता है ये पास्ट था, तो हम क्या लगाएंगे, न्यू। यहाँ पे हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो न्यू लग गया। अगर मैं बात करूं, होता क्या है कि हम इनवॉलेंट्री वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे बोलूं आई एम लविंग यू, नहीं बोलते हैं हम आई लव यू, हम कभी भी नहीं बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम लविंग यू, है ना, या आई एम हेटिंग यू, इस तरीके से हम नहीं बोलते हैं आई एम हेटिंग यू। होता है क्या है कि आप इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे कि आप किसी से क्या हेट कर रहे हो कि आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे हेट कर रहा हूं। आई एम रनिंग, मैं बोल रहा हूं आई एम रनिंग, आप बोल सकते हो क्योंकि वॉलंटरी वर्ब है, आप जब मर्जी भाग सकते हो। आई एम रनिंग और आपने कहा रुक जा, आप स्टॉप, रोक दिए। मैं बोल रहा हूं आई एम लविंग, मैं तुम्हें प्यार करूं, मैंने कहा स्टॉप, रोक लोगे, नहीं रोक रहे। आई एम हेटिंग यू, आप किसी लड़की से बोल रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से आई एम हेटिंग यू, और उसने आगे आपको गले लगा लिया, फिर आप क्या बोलोगे, नो ना आई एम लविंग यू, ऐसा बोलोगे फिर भाग जाएगी छोड़ के। आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने आपको कुछ वर्ड बताई हैं, जैसे नो हुआ, लव हुआ, हेट हुआ, बिलीव हुआ, ये सारे वर्ड क्या है, रिमेंबर हुआ, तो ये सारे क्या है इनवॉलेंट्री वर्ब अचानक से याद आते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। टू को लेके बहुत क्वेश्चन बना रखे हैं, है ना, टू को लेके बहुत क्वेश्चन बना रखे हैं, वही वाला पार्ट है ये भी। और दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे लिए कैसा है, इस क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है मेरे लिए आंसर देने के लिए। आपको मैं बता दूं तो ये पहले से नेगेटिव वर्ड होता है और ये अपने आप में कंप्लीट होता है, ये पूरा कंप्लीट कंजंक्शन है अपने आप में, इसके साथ में क्वाइट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, इसके साथ में कुछ भी लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्वाइट यहाँ पे गलत है। द क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, ठीक है ना, क्वाइट का मतलब पूरा सिंपल है, कंप्लीटली, क्वाइट का एडवर्ब है और ये क्या कह रहा है कंप्लीटली, नहीं, ये क्या आपका क्वाइट क्या आपका एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली या पूरी तरीके से, तो यहाँ पे क्वाइट लगाने की कोई जरूरत नहीं, सुपरफ्लुअस है। आपने एक सीट बनाई होगी, क्योंकि जो बच्चा ना बहुत समय से पढ़ाई करता है ना, वो एक सीट बनाता है, तो सुपरफ्लुअस की आपने सीट बना रखी होगी और आपने जितनी बुक पढ़ी होंगी उसमें ये आपको नहीं मिला होगा, तो वहाँ जाके ऐड कर लेना, क्योंकि आगे आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी। जो एक बार क्वेश्चन आपके लैब में एंट्री कर चुका है वो कभी भी आपसे दोबारा पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें, बैट लेके रहें 6 लगाने के लिए, बिकॉज इट इज फिक्स। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिप्स, वेरी गुड, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, क्योंकि सेंटेंस आपका किस में, प्रेजेंट में है, इसके अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल वर्ब भी ठीक है, ये सब्जेक्ट ठीक है, ये वर्ब भी ठीक है, क्योंकि लिप्स आया और सिस्टर कैसी है, सिंगुलर है, वर्ब आपकी बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे, इन, ये प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है लिव कैसा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिव कैसा एक वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप बोलोगे सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहाँ से आ गई, अभी आपने बोला था वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है, अब आप बोले ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, हाँ होती है ना। देखो जिस वर्ब के बाद में आप कोई ऑब्जेक्ट ना लगा पाओ, जिस वर्ब के बाद में आप कोई ऑब्जेक्ट ना लगा पाओ, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, बस इतना याद कर लो, इंट्रांजिटिव। और जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट मांगती है या उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाने से कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। पहचानोगे कैसे, पहचानना ऐसे है कि इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट देना है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट देना है, नो ऑब्जेक्ट, इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट नहीं देना। सर पता कैसे चलेगी ट्रांजिटिव वर्ब है, जो वर्ब लगाने पे यूज करने पर
जिसका सेंस पूरा पूरा नहीं निकल रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और जिसका सेंस पूरा निकल रहा है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखा जाए तो माई एल्डेस्ट सिस्टर, मेरी जो बहन है लिप्स रहती है। अब मैं उसे पता आपको कहाँ रहती है, वेयर लगाने वाला सीन, तो लिप्स यू है ना, इस तरीके से बोल सकते हो। और लिप्स हाउस बोल सकते हो, और लिप्स होम बोल सकते हो, नहीं ना, और लिप्स इन हाउस होम, इस तरीके से यूज करोगे। आप प्रेपोजिशन लगा रहे हो यहाँ पे। अगर ये ऑब्जेक्ट लेती, अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है ना, तो ये किसका लेती है, प्रेप का ऑब्जेक्ट लेती है। प्रेप प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेप का ऑब्जेक्ट लेती है। अगर इसने लिया है तो यहाँ पे इन आ गया, और इन क्या आपका प्रेपोजिशन है, इन क्या आपका प्रेपोजिशन है। तो इन कहाँ पे रहती है, इन अ बिग हाउस, कहाँ पे, एक बड़े घर में, इन अ बिग सिटी। तो आपको पता है आर्टिकल सिटी के लिए है, सिटी एक नाउन है, आर्टिकल सिटी के लिए है, और सिटी कैसे, बिग है, और बिग क्या आपका एडजेक्टिव। आपको पता है नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। आप टेंशन मतलब बहुत सारी चीजें बता दूंगा आपको यहीं पे। अब यहाँ पे क्या है, उसने कुछ अलग ही सीन चला दिया। मैंने यहाँ पे जाके देखा तो यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा था। वो सीन क्या था, वो सीन था डज सी लगा हुआ था, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ही नहीं हुआ ये, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। और आपको पता ही होगा ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग की आपको पहचान पता ही है कि अगर ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग वाला नेगेटिव होता है, अगर वो नेगेटिव है तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। देख लेते हैं, माई एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, एक बड़े बिग सिटी में रहती है, ये पॉजिटिव है। क्वेश्चन कैसे बोलूंगा, तुम पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो क्या, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं क्या, क्वेश्चन टैग क्या बन गया। मैं स्कूल जाता हूं, नहीं जाता हूं क्या, क्वेश्चन टैग। वो बड़े सिटी में रहती है, नहीं रहती है क्या, डजन सी। ठीक है, तो एरर हमारे इस वाले पार्ट में है, क्या लगाएंगे हम, डजन सी, डजन सी। डज नॉट सी नहीं लिखेंगे, हमेशा याद रखना, इंप्रूवमेंट में आ जाए तो डज नॉट सी नहीं लिखेंगे, डजन सी लिखेंगे। कॉन्ट्रास्टिव फॉर्म यूज की जाती है इस वाले पार्ट में, इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन टैग भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन टैग तो आपको एक ही क्वेश्चन को होता है, एक ही क्वेश्चन में समझ जाता है बच्चा कि होता ही क्या है। कुछ नहीं करना, बस आपको मेंटलिटी बना लो कि आपको करना क्या है, मतलब क्या रहा है, बस क्वेश्चन करना है। पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहा हूँ क्या, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ क्या, मैंने क्वेश्चन बोला मैं तुमसे मिलने आऊँगा, नहीं आऊँगा क्या, क्वेश्चन टैग। नहीं आऊँगा क्या मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, आऊँगा नहीं भैया, आऊँगा, उस तरीके से। क्वेश्चन टैग सिंपल से है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था क्या, क्वेश्चन टैग। बताओ मैं ये काम कर रहा हूँ, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं किया क्या मैंने ऐसा, सिंपल, क्वेश्चन टैग खत्म। देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। ठीक है, उनके पास बहुत कम समय किस चीज़ के लिए, शो के लिए तैयार करने के लिए। देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर। मैं आपको बता दूं देयर और इट में चलो अभी आगे डिस्कस कर लेंगे इस वाली बात को। देखो, फॉर देम उनके लिए, टू प्रिपेयर, ठीक है, इन्फिनेटिव का यूज हो गया, टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के लिए, फॉर द शो, यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गई और इसने अपने बाद में क्या ले रखा है, सो ले रखा है, नाउन ले रखा है। ठीक है, यहाँ भी प्रेपोजिशन है, इसने अपने बाद में देखो प्रोनाउन ले रखा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे दे नहीं आया, देम आया है, क्या आया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रखा है। कौन सा सही लग रहा है, अच्छा थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो भाई, ये क्या ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे देम आया तो ये भी ठीक है। वो इन्फिनेटिव आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी ठीक है। अगर बात करेंगे मैं यहाँ पे, तो देयर के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन, ये कैसा अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके लिए हमने क्या आर्टिकल, यहाँ पे जो वर्ब आएगी तो वो इज आ गई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आती है। देयर वाले पार्ट में क्या है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये खुद सब्जेक्ट नहीं होता, अगर देखा जाए तो एडवर्ब होता है। तो जो वर्ब होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग एग्री नहीं करते हैं, वर्ब जो एग्री करते हैं वो बाद वाले आने वाले नाउन के साथ एग्री करते हैं। ठीक है ना, देयर इज अ स्टूडेंट लगा सकता हूँ, देयर आर टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डिपेंड करती है देयर के साथ जो वर्ब करती है वो किस पे करती है, अपने बाद वाले पार्ट के साथ। ठीक है, प्रोनाउन में तो मैंने आपको बहुत डिटेल में करा रखा है ये वाला पार्ट। तो देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम, उसके पास बहुत ज़्यादा कम समय। ठीक है, अगर मैं बात करूं लिटिल की, तो लिटिल क्या दे रहा है, कम समय है। वेरी का मतलब बहुत कम समय। आपको पता लिटिल और अ लिटिल, अगर मैं बात करूंगा लिटिल की, तो आप सभी को पता है लिटिल हुआ और अ लिटिल हुआ और द लिटिल हुआ। ठीक है ना, तो आपको इन दोनों में क्या फर्क पता है। लिटिल का मतलब है बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर मतलब नेगेटिव है ही नहीं। और अ लिटिल का मतलब है कि थोड़ा सा पॉजिटिव है, मतलब है लेकिन थोड़ा सा है। और द लिटिल लगा दो, उसका जो कुछ भी है वो सारा।
द लिटिल लगाने का मतलब क्या है, जो कुछ भी है वो सारा। तो इस वाले पार्ट की मैं बात करूंगा लिटिल, तो ये कहना भी ये चाह रहा है, देखो एक तो लिटिल इसने नेगेटिव यूज कर लिया, उसको भी इसने और ज्यादा कर दिया, वेरी लिटिल, बहुत कम समय। तो यहाँ पे आर्टिकल ये गलत लगा हुआ है, वेरी लिटिल, देयर इज वेरी लिटिल टाइम, उसके पास बहुत कम समय है। दूसरी चीज, टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल का मतलब नहीं बनता। आप जैसे चाहो वैसे कर लो, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। टाइम क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो टाइम का यूज नहीं हो सकता, तो आपका ये आर्टिकल यहाँ पे वैसे यूज नहीं होगा। सिंपल बात, दो तरीके मैंने बता दिए, या तो आप इस तरीके से कर लो एडजेक्टिव वाले पार्ट से, या आप इस वाले पार्ट से, ठीक है ना। अब मतलब आपके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए, क्यों नहीं होना। आगे चलेंगे। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। अगर देखा जाए तो कंडीशनल क्लॉज की तरह यहाँ पे तो एकदम प्रेजेंट दे रखा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो चाहता है फर्दर इंफॉर्मेशन, ये नाउन है, ये नाउन है, और आपको पता है ये मैंने आपको दोनों करा रखे हैं, फर्दर, फार्दर, और एक होता है आपको फर्दर। फर्दर का मतलब क्या होता है, एडिशनल। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। जैसे फर्दर स्टडी, आप बोलते हो ना, मम्मी पापा आपके पूछते हैं बेटा आगे पढ़ना चाहते हो, फर्दर स्टडी करना चाहते हो, तो एडिशनल स्टडी, एडिशनल नॉलेज, तो वही एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो फार्दर तो यूज होता है दूर के लिए, फार अवे, ऐसे फार से पता, फार से रखा करो, फार से, ऐसे फार अवे, अबे अवे कहाँ रह गया, अवे। तो यहाँ पे हम फर्दर का यूज करने वाले हैं, ये फार्दर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और इन्फॉर्मेशन तो क्या, फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर वो तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगता है तो सेंड हिम टू मी, तो उसको मेरे पास भेज देना, आई विल गिव, मैं दूंगा उसको। यू शुड, अब ये तो नहीं कह रहा कोई कि सर यहाँ तो कंडीशनल सेंटेंस पूरा नहीं बनाया, मेरे भाई उसने पूरी बात नहीं की है ना, तो या तो उसने काट दिया है, यू विल सेंड हिम टू मी, तो तुम उसको मेरे पास भेजोगे, है ना, इस तरीके से। यू शुड हैव रेस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। बिल्कुल, अगर मैं बात करूंगा मोडाल की, अगर मैं बात करूं मोडाल की, अगर मैं बात करूं मोडाल की, तो मोडाल अपने बाद में V1 लेते हैं, ठीक है। मे, माइट, विल, वुड, शुड, ये सारे कैन, कोड, मे, माइट, शुड, ये सारे वर्ड हैं, ये आपके मोडाल्स में चले जाते हैं ना। तो डेयर और नीड थोड़े एक्सेप्शन केस हैं, जो कि मैं आपको करा रखे हैं डिटेल में। शुड अपने बाद में क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, जैसे हैज हुआ, है ना, हैव हुआ, हैज हुआ, हैव हुआ, और हैड हुआ, ये अपने बाद में ये किसकी तरह काम करते हैं, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं, ये आपके एक मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। ये अपने बाद में जो वर्ब लेते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, ये अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे कि कुड हैव, कुड हैव, तो कुड हैव के बाद में जो वर्ब की जो फॉर्म आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो कुड हैव हुआ, शुड हैव हुआ, वुड हैव हुआ, ये अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, क्योंकि इसके साथ में हैव जुड़ चुका है, और हैव क्या दिखाता है, परफेक्शन, कोई काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्पॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे जो एरर होगी इस वाले पार्ट में होगी, हैव रेस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी सूनर। तो मैं जल्दी से रेस्पॉन्ड करना चाहिए मेरी क्वेरी के लिए, सूनर यानी कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मेरी क्वेरी को रेस्पॉन्ड करो, ठीक है, करना चाहिए। दूसरी बात मैं क्या बताना चाहता था, कुछ बताना चाह रहा था, अभी दिमाग से निकल गया। हाँ, अगर मैं बात करूंगा तो जो बेस फॉर्म होती है ना, हैज, हैव और हैड वाले पार्ट में, तो मैं आपको एक तरीका से बता देता हूँ। जैसे कि आपका गो हुआ, है ना, तो गो हुआ, तो इसकी हम सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं तो वो गोज लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारा जो हैव हुआ, जो बेस फॉर्म होती है ना वो हैव होती है। गो वाले पार्ट में जो हमारी बेस फॉर्म होती है वो हैव होती है। अगर हम गोज वाला पार्ट ले रहे हैं, जैसे गो का गोज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हैज़ लगाते हैं। इसकी जो बेस फॉर्म होती है वो हैव होती है। हैज, हैव, हैड के बारे में बात करूंगा, इसकी जो बेस फॉर्म होती है वो हैव होती है, ठीक है ना। तो ये क्या, ये हैज सिंगुलर वाला केस होता है इसका, ये वाली बात भी याद रखना। आगे चले। माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड। अगर मैं लिखूं कि टू बॉय, अगर मैंने लिखूं नाउन वाले केस में बता रखा है टू बॉय या टू बॉयज, एक बात होता हूँ कैसे लिखेंगे, दो लड़के या दो लड़का, मतलब दो लड़के लिखेंगे कि दो लड़के ज़्यादा थे या कम थे, तो आपको पता, आप लिखोगे टू बॉयज, सही है सर, गलत है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 month, या 5 month लिखूं या 5 months लिखूं, आप बताओ। नहीं, आप ही बता दो, मैं क्या बताऊंगा, हैं यहाँ पे क्या आने वाला है, 5 months आने वाला है। ये वाली बात आपको कितनी बार नहीं बताई है कि भैया इनके साथ में एक है तो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा है तो आपको नाउन भी प्लूरल लगाना पड़ता है। 2 बॉयज आएगा, 3 बॉयज होगा, 2 months होगा, 5 months होगा, ये क्या होंगे, नाउन भी साथ में
प्लूरल लगाना पड़ता है। द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट पर्टर्ब्ड, विचलित होना, परेशान होना, बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। ठीक हो, तो हवा का झोंका। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, बाई आ गया, बाई प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेती है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका नाउन है, ये आर्टिकल आ गया, ये एडजेक्टिव है। लो ठीक है, खत्म हुई वाली कहानी। इधर आ जाओ, कोई गलती नहीं उस वाले बात में। ठीक है, पैसे बॉयज बना रखा है, पैसे बना रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, वर नॉट। ठीक है, अब देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। द क्रू ऑफ सेलर्स, अगर बात करोगे आप सेलर्स की, तो सेलर्स तो है मेरा भाई प्लूरल, ये तो है प्लूरल। लेकिन मैंने आपको बताया था इससे पहले ये प्रेपोजिशन आ गई है, इससे पहले ये प्रेपोजिशन आ गई है, और प्रेपोजिशन अपने बाद में, प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेती है, नाउन या प्रोनाउन तो लेती है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यानी कि जो वर्ब है वो इससे एग्री नहीं करेगी, वर्ब जो एग्री करेगी वो अपने सब्जेक्ट से एग्री करेगी, और इसका सब्जेक्ट फिर क्या रहेगा, द क्रू। और क्रू क्या होते हैं, जो जहाज पे काम करने वाले लोगों का ग्रुप होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ग्रुप नहीं, इसको टीम बोल सकता हूँ। और आपको पता है टीम कैसी होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो वाज, ये वर लगा हुआ है ना, ये वाज हो जाएगा ये वर नहीं, यहाँ पे वाज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, वाज नॉट पर्टर्ब्ड। पर्टर्ब्ड का मतलब होता है विचलित होना, परेशान होना। वी थॉट, हमने सोचा, देयर वाज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड डाउन। वी थॉट, हमने क्या सोचा, देयर वाज अ गुड आइडिया, कैसा आइडिया था, गुड, देयर वाज अ गुड आइडिया, एक बहुत अच्छा आइडिया था, किस चीज़ का, टू वियर, पहनने का, स्नो बूट्स, कैसे बूट्स, स्नो, क्योंकि वहाँ पे बर्फ पड़ रही है तो स्नो बूट्स तो पहनने हैं। बिफोर, किस चीज़ से पहले, वी स्टेप्ड आउट, बाहर जाने से पहले, स्टॉप्ड आउट। ठीक है, बिफोर के जैसे मैंने आपको बताया था परफेक्ट वाले, बिफोर से पहले हेड आता है और आफ्टर के बाद आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा था, वो कुछ और कहना चाहता है। तो मैं आपको इट और देयर का ये वाला केस मैं आपको बता देता हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो देखो, जब तक हमें पता नहीं होता, एक राजा था, कहाँ था मुझे पता ही नहीं था, देयर वाज ए किंग यूज कर लेते हैं। लेकिन मैं इस वाले केस में मैं सबसे, देखो एरर तो कुछ नहीं है, अगर बात की जाए तो एरर, देखो नो एरर वाला पार्ट है नहीं, इसके जो एसएससी ने जो एरर दिया है उसके बी वाले पार्ट में दिया है, और मेरे को जो एरर लगी है, मेरे को लगी है देयर नहीं इट लगाया जाए, या वैसे मेरे को देयर भी मतलब कोई इतना ज़्यादा गलत नहीं था। देयर वाज अ गुड आइडिया, इट वाज अ गुड आइडिया ज़्यादा बेटर रहेगा। इट वाज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। ठीक है, और हो सकता है कुछ और हो, तो आप देख लेना इस वाले को थोड़ा मेंटेन, पर मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यार आइडिया के लिए हमने यूज़ कर लिया, आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल के हमने एडजेक्टिव का यूज़ कर लिया, ये भी ठीक है ना। एन आ नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक है, ओके। वी ऑर्डर्ड अ पिज्ज़ा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। वन ऑफ के बाद में मैंने देखा, तो मैंने अभी आपको बताया था जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, माई फेवरेट फूड्स, तो यहाँ पे एस लगा हुआ, यानी कि ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ठीक है। आ जाते पीछे आते हैं, वी ऑर्डर, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया एक पिज्जा। मैंने यहाँ पे ये क्या लगा दिया, विच। विच आपका क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और विच किसके लिए यूज किया जाता है, विच यूज किया जाता है नॉन लिविंग के लिए। तो देखा जाए तो ये क्या आपका नॉन लिविंग है, बिल्कुल ठीक है। ये जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन इसकी जो वर्ब होती है ना, वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करती है। इसकी जो वर्ब होती है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ जुड़ती है, यानी कि आप पिज्जा के साथ जो वर्ब जुड़ेगी, ये जो आर है वो इससे एग्री करेगी, वो इस वाले पार्ट से एग्री करेगी। और आपको पता है फिर इसके अकॉर्डिंग अब पिज्जा है तो इज आना चाहिए। पिज्जा कैसा अकेला है, तो अब पिज्जा आएगा तो इसके अकॉर्डिंग इज आना चाहिए। बात खत्म हुई, आगे चलेंगे। एथेंस वाज अ मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। आपको दिख रहा होगा, तो मोस्ट आपको कहाँ पे यूज किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज किया जाता है। इसके साथ आर्टिकल हम द लगाते हैं। आपके साथ यहाँ पर नजर नहीं जा रही होगी, पर मेरी चलेगी, तो मैंने बता दिया, आगे देखेंगे। एवरी सैटरडे, क्वेश्चन सिंपल से थे। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेज। आपको पता है एवरी सैटरडे प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, पहली चीज तो ये मैटर नहीं, पर मैं एडिशनल बता रहा हूं। द वर्कर्स देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपका कैसा, प्लूरल है। ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसा आपका, प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो गेट्स ना आके वो गेट आएगी। तो सिंपल सा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर थी अभी, तो गेट आएगी। द कॉन्टेस्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर। ठीक है, आपको पता है कि ऑफ आ गया, यानी कि ये तो खत्म हो गया। ऑफ आ गया यानी कि ये खत्म हो गया।
ये मतलब ऑफ मतलब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूंगा, देखो द कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन क्या है मेरा भाई, प्रेपोजिशन है, बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेप लिख लो इसको, ये क्या है, प्रेप है, और इसके बाद में जो भी कुछ भी आएगा वो क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद में जो कुछ भी आएगा वो ऑब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब है ना आर, जो वर्ब है वो आर, वो ऑब्जेक्ट से एग्री नहीं करती है, वो सब्जेक्ट से एग्री करती है, और जो सब्जेक्ट है वो कॉन्ट्रास्ट है, और ये कैसा सिंगुलर है, ये कैसा है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो इज आएगी, ना कि आर। द कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो इज होगी, ना कि आर। बात खत्म हुई। बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है, फ्रॉम के साथ टू का यूज होता है, ये एक जगह से या टाइम के लिए भी बताए जाते हैं, ठीक है। बिटवीन 10 AM एंड 5 PM इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो बिटवीन के साथ में हम एंड का यूज करते हैं, और दोनों ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, दो के लिए, ठीक है। दोनों बातों को याद रखना। कभी कभार बिटवीन के साथ में हम टू का यूज कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। जैसे मैं बात करूं बिटवीन, यहाँ पे तो एंड का यूज होगा, पेपर में क्या आ जाएगा, बिटवीन टू, ये गलत है। हाँ लगाएंगे तो हम फ्रॉम टू लगाएंगे, फ्रॉम टू, इस तरीके से। इट हैज बीन रेनिंग सिंस फॉर 2 आवर्स, आपको मैंने कितनी बार बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज कर रखा है, और 2 घंटे के बारे में बात कर रहा था, फॉर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। टेक केयर ऑफ कीपिंग योर वैल्यूएबल्स सेफली, मैं आपको 2 चीज बता देता हूँ। एक होता है आपका केयर फॉर, और एक होता है आपका टेक केयर ऑफ। एक होता है आपका टेक केयर ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, अगर केयर फॉर का मतलब होता है ख्याल रखने के लिए, और टेक केयर ऑफ मतलब वही है ख्याल रखने के, लुक आफ्टर करने के लिए। इसी को मैं बताया तो लुक आफ्टर, फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है, लुक आफ्टर देखभाल करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पे टेक केयर आ रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए ऑफ, और प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या यूज करती है, प्रेपोजिशन अपने बाद में आपको पता है या तो ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस, या फिर आपको जेरेंड फॉर्म यानी कि वी फोर्थ। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, ऑफ कीपिंग, ऑफ कीपिंग, ठीक है ना। टेक केयर ऑफ कीपिंग योर वैल्यूएबल सेफली, टेक साफ मतलब देखभाल करना, कीपिंग योर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल सेफली, ठीक है। नाउ डेज आजकल कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट, कॉमन पीपल क्या करते हैं, अच्छा इतना छुप जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ। नाउ डेज आजकल कॉमन पीपल क्या करते हैं, टेक करते हैं। आपको पता है टेक आया यहाँ पे, टेक्स नहीं आया क्योंकि ये क्या प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो नाउ डेज प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टुक नहीं आया, टेक आया, बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। इंटरेस्ट क्या करते हैं, टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट के बाद में जो प्रेपोजिशन आती है इन आती है वो भी ठीक है। इंटरेस्ट इन द मैनर, मैनर मैटर था पता नहीं यहाँ पे कहता, इन विच जिसमें, इन विच जिसमें देवर गवर्न। आपको पता है कि नाउ डेज, यहीं पे मेरे को पता चल गया था नाउ डेज का मतलब कि आजकल, तो ये प्रेजेंट को रेफर करता है, किसको, प्रेजेंट को। अब प्रेप ही लिखी जा रही है क्या, प्रेजेंट को रेफर करता हूं। यहाँ पे मैंने जैसे ही गया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये पास्ट आ गया, पास्ट नहीं आएगा, दे आर गवर्नड, दे आर गवर्नड, इन विच दे आर, कहाँ इस वाले पार्ट में रह रहा है। आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, 40 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में हम 40 क्वेश्चंस और करेंगे, पार्ट 2 में आपको 40 क्वेश्चंस और करेंगे। तो जब तक के लिए सभी इंतजार करेंगे, और मैंने स्पीड में खींचे क्योंकि टाइम बात करने वाला टाइम नहीं था, मेरे को कंटेंट देना आप बच्चों को, और ज़्यादा से ज़्यादा बोला मैंने सिर्फ उसी चीज़ पे जिससे कि आपको कंटेंट मिले। बातें तो देखो होती रहती हैं, बातें करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, अनूप सर टॉप तक पे, तो आप यहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हो, यहाँ बातें कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को यहाँ पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी बता दूंगा मैं। आपके लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो पाए, ठीक है ना। PDF इसकी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक पड़ी नीचे, उसको आप फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लो वहाँ पर जाके। फॉलो मेरे को करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको करा दूंगा, ठीक है, ओके। तो जब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टाटा, राम राम, जय हिंद सभी को। और एक बार जाके शेयर करने की मुझे कोई, मैं नहीं कहने वाला तुम शेयर करो, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो खुद पढ़ लेगा। जिसको क्या पढ़ना है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहती है वो आपको खुद पता होनी चाहिए, कि पेपर के टाइम पे हमें प्रीवियस पेपर लगाने चाहिए या कुछ नया पढ़ना चाहिए। नया पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि SSC वहीं से क्वेश्चन दोबारा से पूछ रही है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस थे, और वो भी कभी जो पिछले साल के हैं, या आपके 3 महीने जो पेपर, 3 महीने पहले जो पेपर हुआ मेंस का, उसमें से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आपने वो नहीं लगाए, तब भी आपकी मेहनत बेकार। आप बोलो कि मैंने तो यार ये ही नहीं देखा, प्रेसीड के बाद में बिफोर आता है, ये वाला पेपर मेंस में मैंने कराया है ना। इंसिस्ट और परसिस्ट वाला भी मैंने आपको मेंस में कराया है। जब आप इन वाली बातों को फोकस नहीं करोगे तो कुछ होना थोड़ी है।
आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप 16 मिनट नहीं पढ़ रहे हो उस चीज़ के लिए। तो 16 मिनट इसलिए कहते हैं ना कि इफेक्टिव पढ़ो, ठीक है ना। स्ट्रेटजी बेस्ट होनी चाहिए, वो यही स्ट्रेटजी बेस्ट होती है कि आपको कहाँ पढ़ना और कौन सी चीज़ पढ़नी है। बाकी तो आप खुद समझदार हो, अपना भला आप खुद देख सकते हो। मेरा काम है गाइड करने का, जो मैं आपको कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 2 में, वहाँ में इसकी आपकी सारी एरर्स करा दूंगा जो बच्ची कुछ रह गई हैं। तो जब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टाटा, राम राम, जय हिंद, ओके बाय, ओके लव यू, जय हिंद सभी को।